हेलो एवरीवन, मैं किरण चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। देखो, हम इस चैनल पे जनरल साइंस से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। तो एक बार मैं आपका थोड़ा सा मोटिवेशन करती हूँ, देखिएगा। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। चलिए, आज हम कुछ ऐसे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हर एक एग्जाम में जनरल साइंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको फिजिक्स से मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी से मिलेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपका कंसेप्ट भी क्लियर करूंगी और साथ साथ में इस किसी भी क्वेश्चन से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है वो भी मैं पूरी देने की कोशिश करूंगी। चलिए, हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, रात में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। देखो, प्रकाश की कई घटनाएं हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यतिकरण, यानी इन सभी घटनाओं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन घटनाओं के जो भी डेली लाइफ में यूजेस होते हैं या फिर जो भी हम देखते हैं इनसे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन आपसे प्रकाश की घटना से ही पूछा गया है कि रात को तारे चमकते हुए या फिर टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों। आपके सामने पहला ऑप्शन है अनेक अपवर्तनों के कारण, कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। दूसरा ऑप्शन है कि प्रकाश का परावर्तन होता है। तीसरा ऑप्शन है पृष्ठ तनाव की जो प्रक्रिया होता है उस कारण ऐसा होगा। और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है व्यतिकरण की घटना के कारण। तो देखिए, हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, अपवर्तन का मतलब रिफ्रैक्शन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपनी दिशा से विचलित होता है, इसे आप क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, लेकिन जब विरल से सघन में आता है तो प्रकाश किरण अभिलंब के कहाँ आती है, पास आती है। तो यही घटना अपने वातावरण के अंदर अलग अलग माध्यम बनते हैं। तो अलग अलग माध्यम से होकर जब प्रकाश हमारे तक प्रकाश उससे गुजरता है तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण कभी प्रकाश किरण अभिलंब से दूर, कभी अभिलंब के पास, और इसी वजह से तारे हमें चमकते हुए या फिर टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। चलो, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब अपने वातावरण में नमी होती है, नमी की वजह से, नमी होगी या फिर पानी की बूंदें होती है तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। यानी बारिश होने के बाद सूरज के जस्ट अपोजिट दिशा में आपको क्या दिखेगा, रेनबो यानी इंद्रधनुष। अब आपसे पूछा गया है कि प्रकाश की ऐसी कौन कौन सी घटनाएं होती है जो इंद्रधनुष का कारण बनती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश किरणें पानी की बूंदों से टकराती है और 7 रंगों में विभक्त होती है। दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन। थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर वर्ण विक्षेपण। फोर्थ ऑप्शन आपके पास में है प्रकाश का परावर्तन, कि इनमें से ऐसी कौन सी घटना है जिसकी वजह से रेनबो या फिर क्या बनता है, इंद्रधनुष। आपने एक बात नोट की होगी कि जब इंद्रधनुष बनता है तो इंद्रधनुष में प्रकाश किरणें हैं वो 7 रंगों में विभक्त होती है और आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन भी होगा, ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा और प्रकाश का क्या होगा, वर्ण विक्षेपण भी होगा। यानी प्रकाश के अपवर्तन की घटना भी होगी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होगा। और इससे हमें क्या दिखाई देगा, इंद्रधनुष। याद रखना, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, 3rd नंबर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ऐसा क्या है कि हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आपने एक बात पढ़ी होगी कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला। ऐसा क्यों, इसका कारण हम क्या पढ़ते हैं, क्योंकि जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से इस चीज को देखते हैं तो वहां पे कोई वातावरण नहीं है, और जब वातावरण नहीं है तो प्रकाश की घटनाएं अनुपस्थित है, तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, काला। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है आकाश के नीला होने के कारण, ये तो कोई बात नहीं है। सेकंड ऑप्शन है समुद्र के जल के परावर्तन के कारण, बिल्कुल नहीं। प्रकाश का नीला रंग छोटी तरंग दैर्घ्य का होता है, अतः
इसमें क्या होगा, देखो धूल कणों से जब प्रकाश टकराता है, धूल कणों से जब प्रकाश टकराता है तो प्रकाश का जो नीला रंग होता है, इस नीला रंग का जो विक्षेपण होगा वो सबसे ज्यादा होगा। विक्षेपण का मतलब क्या होता है, ये नीला रंग सबसे ज्यादा बिखर जाता है और नीले रंग के बिखरने के कारण हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, नीला। बात समझ में आई? थर्ड ऑप्शन क्या है कि प्रकाश का जो नीला रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, छोटी होती है। और आपको पता होगा जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है उसका वर्ण विक्षेपण उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब कि जो नीला रंग है वो धूल के कणों से टकराता है और इसी वजह से हमें जो आकाश का रंग है वो कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों की बात करें तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, प्रकाश के विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर निम्नलिखित में से किस राशि में परिवर्तन नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की ऐसी कौन सी राशि है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको पहला ऑप्शन दिया गया है प्रकाश की चाल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश की आवृत्ति और चौथा ऑप्शन है प्रकाश का आयाम। देखो प्रकाश की चाल भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो परिवर्तित होगी, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य भी परिवर्तित होता है, प्रकाश का आयाम भी परिवर्तित होता है, लेकिन आवर्ती एकमात्र ऐसी राशि है जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों की नाक, कान आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। आपको पता होगा कि नाक, कान, दांत इनकी जांच करने के लिए इनका जो प्रतिबिंब है उसको बड़ा करके देखना पड़ेगा ताकि डॉक्टर को पता लग जाए कि दिक्कत क्या है। इसका मतलब ऐसी कौन सी दर्पण है जो किसी वस्तु को मैग्नीफाई करके दिखाती है, बड़ा करके दिखाती है। तो इसका मतलब उत्तल दर्पण तो ऐसा हो नहीं, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है या फिर गोलीय दर्पण है। देखो गोलीय दर्पण में तो दोनों ऑप्शन आ गए, उत्तल और अवतल। यहाँ पे समतल हो नहीं सकता, गोलीय दर्पण हो नहीं सकता, हमारा ऑप्शन कौन सा बच गया, उत्तल और कौन सा हो गया, अवतल हो गया। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि उत्तल दर्पण कैसे प्रकाश किरणों को क्या करती है, फैला देती है, अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को केंद्रित करती है। तो कौन सी दर्पण से जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक सीधे या वास्तविक उल्टे और मैग्नीफाइड बनते, तो आपका आंसर क्या आता है, अवतल दर्पण से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष। देखो निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष के निवारण के लिए हम कौन से लेंस का उपयोग करेंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया तो उसके निवारण के लिए हम कौन सा लेंस काम में लेते हैं, अवतल लेंस काम में लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो इसका कारण क्या है कि आप अवतल लेंस को काम में कैसे ले रहे हैं। इसका कारण हो गया क्योंकि निकट दृष्टि दोष में क्या हुआ, निकट की वस्तु तो आपको साफ दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से कहाँ बन गया है, पहले बन गया। अब प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे, ताकि आपको दूर की वस्तु साफ दिखाई दे। जैसे यहाँ से समझना, ये हमारी आई है और ये हमारा क्या है, लेंस है। ये हमारा कौन सा भाग है, रेटिना वाला भाग, जहां पे हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब। अब वस्तु को यहाँ रखा गया है, अब वस्तु का प्रतिबिंब देखो, वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस पे आती है, लेंस से क्या होगा, अपवर्तन, और कहां जाके टकराती है, रेटिना पे, और रेटिना पे क्या बनता है, प्रतिबिंब। लेकिन अगर हमें निकट दृष्टि दोष है तो ये जो प्रतिबिंब है ये रेटिना से कहां बन जाएगा, पहले ही बन जाएगा। तो इसका मतलब आपको पास की वस्तु तो दिख जाएगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो आपको रेटिना प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, रेटिना पे। तो वस्तु और इस उत्तल लेंस के बीच में हम कौन सा लेंस लगा देते हैं, अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है। तो प्रकाश किरणें फैलेगी और कहां तक पहुंच जाएगी, रेटिना तक, और प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, रेटिना पे। क्या बात क्लियर होगी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, तो आपको आंसर देना था उत्तल लेंस। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अवतल लेंस। चलो अगला क्वेश्चन है, आइरिस का क्या काम होता है। आपको पता है आइरिस हमारी आंखों में सबसे सक्रिय मांसपेशी होती है जो हमारे पुतली के आकार को
पुतली का मतलब हम बात कर रहे हैं प्यूपिल की। प्यूपिल को आप क्या कहते हैं? पुतली। जो पुतली के आकार को क्या करती है? नियंत्रित। कैसे? जैसे आप प्रकाश में जाते हो तो आपकी आंखों का आकार क्या हो जाता है? कम। लेकिन जैसे आप अंधेरे में होते हो तो आंखों का आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका मतलब कि जो प्रकाश की मात्रा है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करती होगी? आइरिस करती होगी, क्योंकि जब आप अंधेरे में होंगे तो प्यूपिल का आकार बढ़ जाएगा, लेकिन जब आप प्रकाश में होंगे तो इसका मतलब आपकी प्यूपिल का आकार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को वापस लौटाती है, प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसा कौन सा आंसर होगा? तो आपका पहला ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आइरिस कर क्या रही है? प्यूपिल के आकार को कंट्रोल कर रही है। आप अंधेरे में हो तो प्यूपिल का आकार बढ़ रहा है, आप प्रकाश में हो तो प्यूपिल का आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करती है? आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आपने बहुत बार सुना होगा कि जब मेघ की गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की जो चमक है वो हमें ऐसा क्यों दिखाई देता है? तो देखिएगा ऑप्शन, क्योंकि बिजली की चमक पृथ्वी के बहुत समीप होती है, क्योंकि ध्वनि से अधिक होती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि से क्या होती है? कम होती है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब मेघ गर्जन होती है यानी बादल गरजते हैं तो उस टाइम पे वो जो बिजली है वो आपको पहले दिखाई देती है, लेकिन जो साउंड है वो क्या होती है? बाद में आती है। इसका मतलब प्रकाश की चाल ध्वनि से क्या होती है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि प्रकाश किस माध्यम में गति कर सकता है? विरल माध्यम में, जबकि ध्वनि को गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? माध्यम की आवश्यकता। यानी आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि से क्या होती है? अधिक होती है, इसीलिए प्रकाश पहले पहुंचता है और मेघ गर्जन की जो ध्वनि है वो बाद में पहुंचती है। शायद क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेत्रों की फोकस दूरी का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? फोकल लेंथ। आपको पता है कि ये प्यूपिल का काम होता है, यानी कौन करती है? पुतली करती है। और पुतली को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आइरिस करती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया नेत्रों की फोकस दूरी को कंट्रोल करने का काम कौन करेगी? तो इसका आंसर भी आपको क्या देना है? आइरिस देना है, क्योंकि प्यूपिल का आकार खुद तो बढ़ और कम नहीं हो रहा, इसको करने का काम कौन कर रही है? आइरिस कर रही है। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। फोकस दूरी कम है, ज्यादा है, फोकस दूरी को नियंत्रित करने का काम भी कौन करेगी? आइरिस करेगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट वन। यदि निर्धारित क्षमता +2D डायोप्टर है, इसका अर्थ क्या है? जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे चश्मे होते हैं अपने, उस पर लिखा हुआ होता है 0.5 डायोप्टर, प्लस में -0.5 डायोप्टर, डी का मीन्स होता है डायोप्टर। अब आप इस बात को समझो कि ये दिया हुआ क्या है? +2 डायोप्टर। देखो डायोप्टर होता है लेंस की शक्ति का मात्रक। किसका मात्रक? लेंस की शक्ति का। और आप लेंस की शक्ति को क्या लिखते हैं? P बराबर क्या होता है? 1/f। यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही क्या होती है? लेंस की शक्ति। यानी आपको लेंस की शक्ति दी गई है। अब इसका मतलब क्या है? निर्धारित लेंस उत्तल है, आपको बताना है कि लेंस कौन सा है और इसकी फोकस दूरी कितनी है? +0.50 मीटर। सेकंड ऑप्शन है कि निर्धारित लेंस कौन सा है? आपका अवतल है और इसकी फोकस दूरी कितनी है? +0.50 मीटर। अगला ऑप्शन है निर्धारित लेंस कौन सा होगा? उत्तल होगा और इसकी फोकस दूरी भी कितनी है? 0.50 मीटर। निर्धारित लेंस उत्तल है तथा इसकी फोकस दूरी, कोई भी ऑप्शन आ सकता है, 1 डायोप्टर है, 2 डायोप्टर है। अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे? अभी मैंने बताया कि शक्ति क्या होती है? P बराबर 1/f, यानी कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या होगी? लेंस की शक्ति। अब देखिएगा आपको शक्ति का मान दे रखा है, फोकस दूरी का मान आपको निकालना है, तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/P हो गया। तो मैं क्या करूंगी? F इज इक्वल टू P का मान कितना है? 2 डायोप्टर है, प्लस में, तो आप इसको क्या लिखोगे? +0.5 किसमें आएगा? मीटर में, क्योंकि फोकस दूरी हम किसमें लेते हैं? मीटर में लेते हैं। तो 0.50 मीटर आ गया। अगर प्लस में आता है, बताओ किसकी शक्ति प्लस में होती है और किसकी शक्ति माइनस में होती है? तो उत्तल लेंस की शक्ति तो आप धनात्मक बताते हैं, जबकि अवतल लेंस की शक्ति को हम क्या बताते हैं? ऋणात्मक। इसका मतलब लेंस कौन सा है? उत्तल, क्योंकि शक्ति किसमें दी हुई है? उत्तल में। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें लेंस तो हमारा उत्तल है और उसकी फोकस दूरी कितनी है? 0.50 मीटर। तो मतलब आपका पहला ही आंसर बिल्कुल सही है कि लेंस तो उत्तल होगा और दूरी कितनी होगी? 0.50 मीटर। ये आपको कैसे पता लगा? आपको पता लगा कि आपको
क्षमता दे रखी है, क्या निकालनी है, फोकस दूरी। नेक्स्ट वन। चलो, बायोलॉजी के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, वृक्कों की निस्पंदन इकाई क्या कहलाती है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं निस्यंदन इकाई क्या कहलाती है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तंत्रिका कोशिका, मूत्र मार्ग, मूत्र वाहिनी, या फिर कौन सी, वृक्काणु। कि ऐसे कौन से भाग हैं हमारे वृक्क के, हमारे किडनी के, जिसे हम किडनी या फिर वृक्क की निस्यंदन इकाई कहते हैं। देखो, आपने पढ़ा होगा अपनी किडनी में क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को छाना जाता है, और ब्लड से अशुद्धियों को क्या किया जाता है, अलग। जैसे यूरिया जैसी अशुद्धियां हम ब्लड से क्या करते हैं, अलग। ये काम किसका होता है, हमारी किडनी का, जिसे आप क्या कहते हैं, वृक्क। और ब्लड के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए, छानने के लिए अपनी किडनी में क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, हिंदी में वृक्काणु कहते हैं। तो नेफ्रॉन को आप क्या कहते हैं, वृक्क या फिर किडनी की संरचनात्मक और कौन सी इकाई कहा जाता है, क्रियात्मक इकाई। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निस्यंदन यानी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन सी है, जो ब्लड को क्या करती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती है, ब्लड को छानने का काम करती है। तो मूत्रवाहिनी का काम ये हो नहीं सकता, मूत्र मार्ग का ये हो नहीं सकता, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका का यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, वृक्काणु। और वृक्काणु को आप कह सकते हैं नेफ्रॉन, कि नेफ्रॉन या फिर वृक्काणु अपनी किडनी में पाई जाने वाली संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जो निस्यंदन का काम करती है, यानी ब्लड का क्या करती है, प्यूरिफिकेशन करती है। क्लियर। नेक्स्ट। कौन सा हार्मोन करो या मरो हार्मोन कहलाता है, यानी कि आपसे पूछा गया है कौन सा हार्मोन डू एंड डाई हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका मतलब अपनी कौन सी ग्लैंड ऐसा हार्मोन बनाती है जो हमें अपोजिट सिचुएशन, जिसे आप कहते हैं संकटकालीन हार्मोन के नाम से, या फिर करो या मरो हार्मोन के नाम से जानते हैं। देखो, हमारी एक ग्रंथि होती है जो अपनी किडनी के ऊपर होती है, इस तरीके से ये अपनी किडनी और किडनी के ऊपर होती है एड्रीनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, इसे आप कहते हैं एड्रीनल, और इसे ही हिंदी में कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। इसका काम क्या होता है, ये एक हार्मोन बनाती है जिसे आप एड्रीनलिन हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन करता क्या है, इस हार्मोन का काम है कि ये हमें अपोजिट सिचुएशन से बचाने का काम करता है। इसीलिए इस हार्मोन को आप 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3 और F का मीन्स क्या है, फर्स्ट F का मीन्स होता है फियर, और फियर का मीन्स क्या होता है, डरना। सेकंड का F का मीन्स होता है फाइट, और फाइट का मतलब होता है लड़ना। एंड नेक्स्ट होता है आपका फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब भाग जाना या फिर उड़ जाना। ठीक है, तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो करो या मरो हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन, 3F हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो आप बोलेंगे एड्रीनलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, तो आप कहेंगे एड्रीनल ग्रंथि, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। चलो, अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति गोइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। इसका मतलब क्या है, व्याधि का मतलब क्या है, ये रोग की बात की गई है बेटा। कौन सा रोग हुआ है, गोइटर हुआ है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक से कार्य नहीं कर रही है। आपको पता है कि गोइटर रोग होता है अपने भोजन में आयोडीन की कमी से। ठीक है, अब भोजन में आयोडीन की कमी हुई तो कौन सा हार्मोन नहीं बना, थायरोक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है, थायराइड ग्रंथि। इसका मतलब अगर हमें गोइटर हो रहा है तो हमारी कौन सी ग्रंथि ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, आपका आंसर क्या आएगा, थायराइड ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट वन। अच्छा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी का मतलब स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है। अपनी बॉडी में पाई जाने वाली स्मॉलेस्ट ग्लैंड का नाम बताओ। आप सभी को पता होगा अपनी ग्रंथि में सबसे छोटी ग्रंथि जो 0.6 ग्राम वेट की होती है, मटर के दाने के समान होती है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जो अन्य ग्रंथियों को क्या करती है, नियंत्रित। और उस ग्रंथि का नाम होता है पिट्यूटरी, या फिर इसे कौन सी ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है। ताप नियंत्रण का मतलब अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला जो सेंटर है अपनी बॉडी में कहाँ है। आपने एक बात सुनी होगी, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए अपने ब्रेन का हाइपोथैलेमस वाला भाग होता है। कौन सा भाग होता है, हाइपोथैलेमस। देखो, हाइपोथैलेमस के बहुत से काम है। हाइपोथैलेमस अपनी बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, अपनी भूख का भी केंद्र होता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भूख का केंद्र, आपसे पूछा जाए प्यास का केंद्र, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि हमें जो दर्द का एहसास होता है, दर्द का केंद्र, आपसे पूछा जाए
कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, इमोशंस का मतलब भावनाएं, जैसे आपको गुस्सा आ सकता है, आपको किसी से ईर्ष्या हो सकती है, आपको किसी से लगाव हो सकता है, ये सारे के सारे इमोशंस, दर्द का एहसास, प्यास का केंद्र, भूख का केंद्र, ताप नियंत्रण केंद्र, ये सभी किसके काम होते हैं? हाइपोथैलेमस के काम होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? चलो ठीक है, एक बात और बता देती हूँ, अपना जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में एक पॉइंट होता है जिसे सेट पॉइंट कहते हैं, सेट पॉइंट, और ये सेट पॉइंट ही अपने टेम्परेचर को क्या करता है? सेट करता है। अगर सेट पॉइंट ऊपर हो जाता है तो आपको फीवर या फिर क्या हो जाती है? बुखार। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपको फीवर या फिर बुखार हुआ है तो बताओ अपने ब्रेन का कौन सा भाग इफेक्टिव है, तो आपको आंसर देना है कि अपने ब्रेन का कौन सा भाग इफेक्टिव हो गया है? हाइपोथैलेमस। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़िएगा। दांतों में खून का गिरना कौन से विटामिन की कमी का कारण होता है? ठीक है, एक बार सोचो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि दांतों में खून निकलना, जिसे आप कहते हैं कि मसूड़ों से खून निकलना भी कहा जाता है, किसका कारण क्या हो सकता है? ठीक है, कौन सी विटामिन की कमी से ऐसा होगा? एक है आपके लिए विटामिन ए, एक है विटामिन बी, एक है विटामिन सी, और एक कौन सी होती है? विटामिन डी। बताओ कौन सा आंसर होगा? तो आप क्या कहेंगे कि विटामिन सी ऐसी विटामिन होती है जिसकी कमी से अपने मसूड़ों में क्या आने लगता है? खून आने लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब मसूड़ों से खून का निकलना यानी कि खून का गिरना कौन से विटामिन की कमी का कारण बनेगा? दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? विटामिन सी। एक बात और ध्यान रखना, विटामिन सी को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर आएगा कि संक्रमण रोधी विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन सी को। क्या बात क्लियर है? विटामिन सी किसमें होती है? खट्टे फलों में पाई जाती है। ठीक है, और विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवले के अंदर देखी जाती है। विटामिन सी हमारी आंखों के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, हमारी आंखों की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। इसका मतलब कि विटामिन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो पानी में घुल सकता है, पानी में घुलनशील होता है, इसे मानव शरीर में हम स्टोर या फिर संचित नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए कि सूची प्रथम को सूची द्वितीय का मिलान करे एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को प्राप्त करे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको मिलाना है कि कौन सी विटामिन का नाम, रासायनिक विटामिन का नाम सही दिया गया है और कौन सा क्या है? गलत है। देखो सबसे पहले आपको दिया गया है एक तरफ विटामिन और एक तरफ क्या दिया गया है? सूची, जिससे आपको मिलाना है। सूची सेकंड में क्या दिया गया है? इनके रासायनिक नाम। सबसे पहली विटामिन है विटामिन B1। फर्स्ट विटामिन इज विटामिन B1, सेकंड विटामिन B2, थर्ड विटामिन B6 और फोर्थ कौन सी है? विटामिन B12। मैं लिख देती हूँ, पहली विटामिन B1 है, सेकंड विटामिन B2 है और थर्ड विटामिन कौन सी है? B6 और फोर्थ विटामिन कौन सी है? विटामिन B12। इन विटामिन को इनके रासायनिक नाम के साथ मिलाना है। देखो सबसे पहले बताइएगा विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? आपको पता है विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि पहला ऑप्शन कौन सा आएगा? फोर्थ आएगा। इसके बाद दूसरे में देखो थर्ड दे रखा है, दूसरे का मतलब विटामिन B2 को आप क्या कहते हैं? तो थर्ड बिल्कुल सही दे रखा है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। अब मिलाओ। इसके बाद देखो विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, इसके आगे आपको साइनो भी मिलेगा, इसे कहा जाता है साइनोकोबाल्मिन। एकमात्र ऐसी विटामिन है विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट क्या पाई जाती है? धातु पाई जाती है। इसके बाद आपकी विटामिन कौन सी बच गई है? विटामिन B6, जिसमें आपको दे रखा है कि सेम में आपको कौन सा बताना है? 5। विटामिन B6 बिल्कुल सही है, आप इसे क्या कहते हैं? पायरोडॉक्सिन कहते हैं। क्या बात क्लियर? देखो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। यानी इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। चलो क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, ग्लूकोज का पाइरूवेट में खंडन कहाँ होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्लूकोज क्या होती है? आप बताएंगे C6H12O6, इसे आप क्या कहते हैं? ग्लूकोज। कि आपको बताना कि ये ग्लूकोज पाइरूवेट में कहाँ टूटती है। आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना, इसे आप कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। और इसके बाद ये जो पाइरूवेट है ये लास्ट में टूटता है CO2 प्लस H2O और कितने ATP एनर्जी बनाता है?
38 एटीपी यहाँ पे क्या बन जाती है, एनर्जी। तो आपसे एक बार क्वेश्चन इतना ही पूछा हुआ है कि ग्लूकोज पाइरुवेट में कहाँ टूटती है, तो देखो एटीपी तो बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी CO2H2 और एटीपी, ये रिएक्शन तो कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे आप क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्कर कहते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया कि ग्लूकोज से पाइरुवेट कहाँ बनता है, तो आपको आंसर देना है कोशिका द्रव्य, इसे आप साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, कोशिका द्रव्य या फिर आप क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। चलो नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, यानी सीधी सी बात है दूध से दही का बनना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है जिससे दूध क्या हो सकता है, हमारा खट्टा हो सकता है। तो इसका आंसर आप बताएंगे कि कोई प्रोटोजोआ होता है, कोई बैक्टीरिया होता है, कोई वायरस होता है, या फिर कोई निमेटोड होता है, जिसकी वजह से दूध क्या हो जाता है, खट्टा। ये नॉर्मल सी बात, अपनी डेली लाइफ में हम इस चीज को नोट भी करते हैं कि दूध से दही बन रहा है यानी खट्टा हो रहा है। तो इसका कारण क्या होता है, इसका मतलब इसका कारण एक क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। देखो बैक्टीरिया को आप क्या कह देते हैं, जीवाणु कह देते हैं। अब आप बोलेंगे ये कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो आप बताएंगे लैब। कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैब। लैब का मतलब क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, आप इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं लैक्टो बैसिलस बैक्टीरिया। ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, यही बैक्टीरिया दूध को खट्टा करता है या फिर दूध से क्या बनाने में सहायक है, दही बनाने में सहायक है। ये मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में आपको सॉल्व करवाए हैं। आगे के क्वेश्चंस ये क्लास में रेगुलर होगी, आगे के ऐसे 20-20, 30-30 क्वेश्चन का सेट आपको मिलेगा जो इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी की एग्जाम अभी आपकी आने वाली है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर वनडे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें जनरल साइंस आती है, उन सभी के लिए ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय सभी को, टेक केयर। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले इंपॉर्टेंट, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेट के साथ। इतने आप इसकी प्रैक्टिस करें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। ओके, बाय, टेक केयर।